मेरे ये आंसू चेतावनी है मोहन, अंतिम चेतावनी। कल जब उस बरगद पर पहली कुल्हाड़ी चलेगी तो दो हट्टे कट्टे लठैत आगे बढ़ते हैं और मोहन को बेरहमी से घसीटने लगते हैं। मोहन की जैसे ही कुल्हाड़ी की धार लकड़ी के सीने में उतरी, पूरा गांव एक पल के लिए कांप उठा। अगर तूने इस तरफ एक कदम भी रखा तो याद रखना, आज रामपुरा की ये प्यासी मिट्टी तेरा गर्म खून पिएगी। एक ढलता हुआ स्वर्ग, राजस्थान की तपती रेतीली हवाओं के बीच बसा रामपुरा कभी किसी नखलिस्तान जैसा जीवंत था। लोक कथाओं के अनुसार सदियों पहले यहाँ की मिट्टी में एक सिद्ध ऋषि ने अपनी तपस्या के अंश छोड़े थे, जिसके वरदान स्वरूप मरुस्थल के सीने में भी यहाँ के कुओं का पानी कभी नहीं सूखता था। गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा वो विशाल बरगद का पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि रामपुरा का संरक्षक था। उसकी शाखाएं इतनी फैली थीं कि जैसे आसमान को थामे खड़ी हों, और आधा गांव उसकी शीतल छांव में सुस्ता सकता था। लेकिन अब रामपुरा की वो मिठास करवाहट में बदल रही थी। कुओं का जल स्तर नीचे गिर रहा था और लोगों की आंखों में लालच का स्तर ऊपर। जहां कभी गीतों की गूंज थी, वहां अब जमीनी विवादों की चीखें सुनाई देती थी। सूरज ढल रहा है, आसमान का रंग गहरा नारंगी है। बूढ़े रामलाल काका अपनी धुंधली आंखों से गांव की उस मेड़ को देख रहे हैं जहां कभी बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलते थे, पर अब वहां बंटवारे की लाठियां और तने हुए चेहरे दिखते हैं। मोहन, एक सीधा सादा और भावुक नौजवान, उनके पास आकर बैठता है और चिलम की राख झाड़ता है। मोहन बेटा, गौर से देख इस शाम को। तुझे कुछ अलग नहीं लगता? इस मिट्टी की महक ही बदल गई है। मुझे याद है जब मैं तेरी उम्र का था, बारिश की पहली बूंद गिरते ही ऐसा लगता था जैसे माँ धरती ने इत्र छिड़क दिया हो, रूह खुश हो जाती थी। पर अब तो इस मिट्टी से भी बारूद और पसीने की कड़वी गंध आती है। लोग जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई का गला काटने को तैयार बैठे हैं। आप सही कह रहे हैं काका, गांव अब गांव जैसा नहीं रहा, एक अखाड़ा बन गया है। आज सुबह की बात देख लीजिए, मैंने रघु भैया और श्याम भैया को खेत की मेड़ पर फिर लड़ते देखा। झगड़ा महज 4 उंगल जमीन का था, पर उनकी जुबान से जो जहर निकल रहा था वो सदियों की नफरत जैसा लग रहा था। रघु भैया हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़े थे और उनकी आंखों में सगे भाई के लिए रत्ती भर भी ममता नहीं थी। गांव का पानी सचमुच कड़वा हो गया है काका। पानी तो कड़वा होना ही था बेटा। जब इंसान की नियत में खोट आता है तो कुदरत अपना हाथ खींच लेती है। हम भूल गए कि ये कुएं ऋषि के आशीर्वाद से चलते थे, हमारे अहंकार से नहीं। और अब तो ये नई पीढ़ी उस बरगद पर कुल्हाड़ी चलाने की बात कर रही है। क्या? बरगद काटने की बात? पर वो तो हमारे गांव की पहचान है काका। सुना है वहां के पंचायत भवन का विस्तार करने के लिए उसे हटाने की योजना बन रही है। क्या लोग इतने अंधे हो गए हैं? अंधे नहीं बेटा, स्वार्थी हो गए हैं। उन्हें लगता है कि पेड़ काटकर कंक्रीट खड़ा करने से विकास आएगा। उन्हें नहीं पता कि जिस दिन वो बरगद गिरा, उस दिन रामपुरा की खुशहाली की आखिरी बलि चढ़ जाएगी। वो पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, वो इस गांव का पुण्य है। जिस दिन वो मिट्टी में मिलेगा, उस दिन ये रेत हम सबको निगल जाएगी। काका, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? अगर रघु और श्याम जैसे लोग अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तो ये नफरत का बीज पूरे गांव को बंजर कर देगा। मुझे डर लगता है कि कहीं अगली बारिश आने से पहले ही हम अपनों के खून से प्यास बुझाने न लगे। बेटा, जब इंसान की अक्ल पर पत्थर पड़ते हैं तो वो अपनों की लाशों पर भी महल बनाने की सोचता है। रामपुरा की माटी अब प्यासी है, पर इसे पानी नहीं, अब शायद कोई बड़ा त्याग ही शांत कर पाएगा। गांव की उत्तरी सीमा पर, जहां रेतीले टीले शुरू होते हैं और हवा अपने साथ गर्म धूल के गुबार लाती है, वहां रघु और श्याम अपनी अपनी टोलियों के साथ आमने सामने खड़े हैं। बीच की जमीन पर एक पुरानी पत्थर की मेड़ है जिसे रात के अंधेरे में खिसकाया गया है। रघु के हाथ में एक भारी लाठी है और श्याम की आंखों में खंडी नफरत। श्याम, तूने अपनी हद पार कर ली है। ये जो पत्थर तूने रात को चुपचाप खिसकाया है, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, मेरे दादा की इज्जत की निशानी थी। तू क्या समझता है कि मैं शहर गया तो अंधा हो गया? तू सोचता है कि मैं अपनी पुश्तैनी जायदाद तेरे जैसे धूर्त के हवाले कर दूंगा? मेरी रगों में भी वही खून है जो तेरे में है। बस फर्क इतना है कि मेरा खून अब खौल रहा है
और तेरा जम चुका है। खून की बात मत कर रघु। तेरी रगों में अब खून नहीं, शहर का गंदा पानी दौड़ता है। तेरे हिस्से की जमीन तो उसी दिन मिट्टी में मिल रही थी जब तूने शहर के क्लबों में बैठकर जुए में पुरखों की पगड़ी नीलाम की थी। ये जमीन अब मेरी है क्योंकि मैंने इसे तपती दोपहरियों में अपने पसीने से सींचा है। इस मिट्टी पर मेरा हक है और अगर तूने इस तरफ एक कदम भी रखा तो याद रखना, आज रामपुरा की ये प्यासी मिट्टी तेरा गर्म खून पिएगी और मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। रघु का छोटा भाई बिंदा, भैया ये जमीन का मामला है ही नहीं। ये श्याम भैया सीधे नहीं है। ये शहर के उन बड़े ठेकेदारों और बिल्डरों से रात के अंधेरे में हाथ मिला चुके हैं। ये हमारे पुरखों की निशानी है। ये उपजाऊ टुकड़ा बेचकर यहां सीमेंट का गोदाम बनाना चाहते हैं। इन्हें गांव की माटी से कोई प्यार नहीं, इन्हें सिर्फ नोटों की गंध आती है। आज फैसला कर ही लेते हैं, या तो मेड़ रहेगी या ये गद्दार। दोनों तरफ के लोग लाठियां और हथियार ऊंचे कर लेते हैं। हवा रुक गई है, मानो वो भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है। तभी पीछे से एक भारी रोबीली आवाज गूंजती है। सरपंच विक्रम सिंह अपने 2 लठैतों के साथ वहां पहुंचते हैं। ठहरो, शांत हो जाओ दोनों। क्या पागलपन सवार है तुम पर? रामपुरा के बेटे अब एक दूसरे का खून बहाकर अपनी प्यास बुझाएंगे? रघु, अपनी लाठी नीचे कर, और श्याम, तू अपनी जुबान पर लगाम दे। ये जमीन अब न तेरी है न उसकी। इसे सरकारी पैमाइश में डाला जाएगा। जब तक कानून का कागज नहीं आता, उस पुराने बरगद के पास जो शामलात जमीन है उस पर कोई कदम नहीं रखेगा। सरपंच जी, आप तो इंसाफ की बात करते थे। सरकारी पैमाइश में तो सालों लग जाएंगे, तब तक क्या मेरा हक मारा जाएगा? वक्त बदल रहा है रघु, और जरूरतें भी। तुम लोग चंद इंच जमीन के लिए लड़ रहे हो, जबकि गांव के भविष्य के लिए बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। सेठ धनराम ने उस पुराने बरगद की लकड़ी का सौदा कर लिया है। कल सुबह सूरज निकलने के साथ ही उसे काटा जाएगा। उस लकड़ी से जो पैसा आएगा वो गांव के कोष में जाएगा और यहां सड़क बनेगी। इसलिए तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो और कल उस पेड़ को हटाने में मदद करो। पर सरपंच जी, वो बरगद, बूढ़े कहते हैं कि उसे काटने से गांव पर आफत आएगी। क्या सच में उसे काटना जरूरी है? आफत गरीबी से बड़ी नहीं होती श्याम। विकास के लिए कुछ पुरानी जड़ों को उखाड़ना ही पड़ता है। कल सुबह कुल्हाड़ियां तैयार रखना। जो विरोध करेगा वो गांव का दुश्मन माना जाएगा। रात का गहरा सन्नाटा है। चांद की मध्यम रोशनी रेतीले टीलों पर चांदी की चादर की तरह बिछी है। गांव के शोर और नफरत से दूर मोहन का मन अशांत है। वो शांति की तलाश में पुराने बरगद की ओर निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचता है, हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होता है। अचानक उसे एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो इंसान की नहीं हो सकती। एक गहरी गूंजती हुई सिसकी, जैसे कोई सदियों पुराना दुख रो रहा हो। कौन है वहां? इस पहर, इस वीराने में कौन रो रहा है? अगर कोई इंसान है तो सामने आए। इस अंधेरे में छिपकर डराना ठीक नहीं। अचानक बरगद की विशाल जड़ों के बीच से, जहां घना अंधेरा था, एक अलौकिक श्वेत प्रकाश फूटता है। उस रोशनी के बीच से एक दूध जैसी सफेद गाय, जिसके माथे पर सूर्य जैसा एक चमकता हुआ सुनहरी निशान है, धीरे धीरे बाहर आती है। उसकी चाल में एक दिव्य गरिमा है, पर उसकी आंखों से गिरते आंसू मोतियों की तरह चमकते हुए जमीन पर बिखर रहे हैं। जहां जहां वे आंसू गिरते हैं, वहां की मिट्टी पल भर के लिए महक उठती है। मोहन, डरो मत, मैं कोई साया नहीं। मैं इस मिट्टी की पुकार हूँ, इस रामपुरा की आत्मा हूँ। सदियों से मैंने इस गांव को एक परिवार की तरह फलते फूलते देखा है। मैंने देखा है जब यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख को अपनी नियति मानते थे। पर आज मेरा हृदय छलनी है और मेरी ममता लहूलुहान हो गई है। माता, आप साक्षात यहाँ? पर आपकी आंखों में ये आंसू? क्या हम इतने गिर गए हैं कि साक्षात प्रकृति को रोना पड़ रहा है? क्या ये सब हमारे उन पापों का फल है जो हम जमीन के टुकड़ों के लिए कर रहे हैं? पुत्र, मिट्टी कभी किसी की जागीर नहीं होती। इंसान मिट्टी की जागीर होता है।
जब इंसान का लालच अपनी सीमाओं को लांघ जाता है और वो अपने ही भाई के लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, तो कुदरत को भी विलाप करना पड़ता है। मेरे ये आंसू चेतावनी है मोहन, अंतिम चेतावनी। कल जब उस बरगद पर पहली कुल्हाड़ी चलेगी, तो वो लकड़ी के रेशों को नहीं, बल्कि इस गांव की जीवन नब्ज को काटेगी। वो घाव इस पेड़ को नहीं, रामपुरा के अस्तित्व को लगेगा। माता, मैं क्या करूं? सरपंच सत्ता के मद में चूर हैं और रघु श्याम नफरत की आग में अंधे हो चुके हैं। मेरी छोटी सी आवाज इस शोर में कौन सुनेगा? सत्य की आवाज कभी छोटी नहीं होती मोहन। जा, अपने भाइयों को समझा। उन्हें बता कि नफरत की ये आग सिर्फ खेत की मेड़ को नहीं, उनके घरों के चूल्हों और बच्चों के भविष्य को भी भस्म कर देगी। अगर कल सूरज ढलने से पहले ये विवाद खत्म नहीं हुआ और उस पवित्र बरगद की एक भी टहनी जमीन को छुई, तो श्राप की ऐसी आंधी चलेगी कि रामपुरा का नाम इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट जाएगा। यहाँ केवल रेत बचेगी और पछतावे की गूंज। माता, मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, पर इस अनर्थ को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गाय मध्यम स्वर में कुछ बुदबुदाती है और धीरे धीरे उस श्वेत प्रकाश के साथ बरगद के तने में विलीन हो जाती है। मोहन वहीं खड़ा रह जाता है। उसके कानों में अब भी वो सिसकी गूंज रही है। रात अब और भी काली लगने लगी। रात का तीसरा पहर है। गांव की चौपाल मशालों की लाल रोशनी में नहाई हुई है। चारों तरफ हथियारों को सान पर चढ़ाने और कल के ऑपरेशन बरगद की रणनीतियों का शोर है। तभी मोहन बदहवास और पसीने से तरबतर वहां दौड़ता हुआ पहुंचता है। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ है और आंखों में एक अजीब सा खौफ है। बंद करो ये सब। खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो। तुम जिसे विकास कह रहे हो, वो मौत का बुलावा है। गांव के विनाश को रोक लो, वरना कल का सूरज रामपुरा के लिए कयामत लेकर आएगा। मैं अभी उस पुराने बरगद के पास से आ रहा हूं। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। वहां एक जादुई अलौकिक श्वेत गाय रो रही है। उसके आंसू जमीन पर मोती बनकर गिर रहे हैं। उसने चेतावनी दी है कि अगर हमने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, तो हम लकड़ी नहीं, इस गांव की गर्दन काटेंगे। वो कोई साधारण पशु नहीं, हमारी कुल देवी का साक्षात संदेश है। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक ठहाकों का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। सेठ धनराम, अरे ओ छोकरे, क्या पीकर आया है आज? मरुस्थल की ताड़ी जरा ज्यादा चढ़ गई क्या? जादुई गाय, रोने वाली गाय। लगता है कल की लू ने तेरे भेजे का दही कर दिया है। हमें डरा मत मोहन। ये जादुई कहानियां पुराने जमाने की दादी नानी के लिए अच्छी लगती हैं। हमें अपनी तिजोरियां भरनी हैं, और तिजोरियां कहानियों से नहीं, ठोस लकड़ी और सौदों से भरती हैं। उस पेड़ की लकड़ी चंदन से कम नहीं है। उससे जो पैसा आएगा, उससे गांव में बिजली आएगी और मेरी दुकान का आलीशान विस्तार होगा। मोहन, सेठ जी, धन तो फिर आ जाएगा, पर अगर वो बरगद गया तो ये मिट्टी हमें शरण नहीं देगी। मैंने उसकी आवाज सुनी है, वो कांप रही थी। जमींदार विक्रम सिंह। बस बहुत हुआ मोहन, तूने आज इस चौपाल की मर्यादा लांघी है। तू गांव में दहशत और अंधविश्वास फैलाने की कोशिश कर रहा है। याद रख, इस गांव का मालिक मैं हूं, कोई बोलने वाली गाय नहीं। ये जादुई किस्से बच्चों को सुलाने के काम आते हैं, मर्दों के फैसले बदलने के लिए नहीं। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो बरगद जमीन पर होगा। और रही बात रघु और श्याम के झगड़े की, तो कल शाम तक जमीन का फैसला मेरी बंदूक की नली करेगी। जा, यहां से दफा हो जा, इससे पहले कि मेरा पारा चढ़ जाए। रघु। हाँ मोहन, हट जा हमारे रास्ते से। तू डरपोक है। तुझे उस पेड़ में भूत दिखते होंगे, हमें तो बस अपनी वो जमीन दिख रही है जो उस पेड़ की छांव के नीचे दबी पड़ी है। मोहन अकेला आंखों में बेबसी के आंसू लिए खड़ा रह जाता है। पूरा गांव उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी अचानक हवा का रुख बदलता है। दूर गहरे जंगल और उस बरगद की दिशा से एक बहुत ही भारी, दर्दनाक और रंभाने की आवाज गूंजती है।
वो आवाज इतनी शक्तिशाली है कि गांव के मंदिरों के घंटे अपने आप हिलने लगते हैं। चौपाल पर बंधे पालतू जानवर, ऊंट, बैल और बकरियां अचानक बेचैन हो जाते हैं। वे अपनी रस्सियां तुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं और ऐसी आवाजें निकालते हैं जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। हंसते हुए गांव वालों के चेहरे अचानक तीले पड़ जाते हैं। मोहन, सुन रहे हो? ये वो आवाज नहीं है जिसे तुम अनसुना कर सको। ये चेतावनी की आखिरी गूंज है। अभी भी वक्त है, अपनी कुल्हाड़ियां फेंक दो। विक्राम सिंह, ये बस कोई जंगली जानवर होगा। जानवरों को क्या पता कि कल यहाँ इतिहास रचा जाएगा। सब अपने घर जाओ, कल सुबह मिलते हैं बरगद के नीचे। रामपुरा की वो सुबह आम सुबहों जैसी नहीं थी। सूरज क्षितिज से ऊपर तो आया, लेकिन उसकी रोशनी में वो सुनहरी चमक गायब थी। आसमान का रंग किसी बीमार शख्स के चेहरे जैसा मटमैला और पीला पड़ गया था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे वो बहना भूल गई हो। परिंदे जो रोज भोर में आसमान सिर पर उठा लेते थे, आज पेड़ की ऊंची टहनियों में दुब के खामोश थे, मानो वे किसी शव यात्रा का मौन धारण किए हों। गांव के केंद्र में उस प्राचीन बरगद के नीचे भारी भीड़ जमा थी। पेड़ की जटाएं आज कुछ ज्यादा ही झुकी हुई लग रही थी, जैसे वे गांव के चरणों में दया की भीख मांग रही हों। सेठ धनराम अपनी रेशमी धोती संभाले और चांदी की मूठ वाली छड़ी चमकाते हुए बेचैनी से टहल रहा था। अरे ओ कालिया, हाथ में मेहंदी लगी है क्या? खड़ा खड़ा उस पुराने तने को क्या ताक रहा है? वार कर। शहर के उस बड़े फर्नीचर ठेकेदार की ट्रकें रास्ते में हैं। अगर आज सूरज ढलने से पहले ये लकड़ियां गट्ठरों में नहीं बदली, तो समझ लेना तुम्हारी 7 पीढ़ियों की दिहाड़ी भी मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे आज यहां सिर्फ पैसा गिरता हुआ दिखना चाहिए। कांपते हाथों से कुल्हाड़ी पकड़े हुए सेठ जी घबरा रहा है। देखिए ना, मंदिर के कबूतर आज कैसे पत्थर की तरह चुप बैठे हैं। और ये हवा, इसमें मिट्टी की महक नहीं, किसी की सिसकी सुनाई दे रही है। बूढ़े कहते हैं इस पेड़ में देवता बसते हैं, कहीं अनर्थ ना हो जाए। अपनी दुनाली बंदूक की नली से हवा में इशारा करते हुए, चुप कर कायर, देवताओं की बातें गरीबी दूर नहीं करती। इस पेड़ के गिरते ही यहां सीमेंट का वो विशाल गोदाम बनेगा जो इस बंजर गांव की किस्मत चमका देगा। ये रामपुरा अब पुरानी दकियानूसी सोच से नहीं, शहर की रफ्तार और कंक्रीट की मजबूती से चलेगा। काटो इसे, ये मेरा हुक्म है। तभी भीड़ में हलचल होती है। मोहन, जिसकी आंखें रात भर की जागृति और खौफ से लाल हैं, पागलों की तरह दौड़ता हुआ आता है और सीधे बरगद के विशाल तने से लिपट जाता है। रुको, इस कुल्हाड़ी को रोक लो। ये लकड़ी का कुंदा नहीं, रामपुरा की धड़कती हुई नब्ज है। तुम जिसे गोदाम कह रहे हो, वो इस गांव की कब्र साबित होगा। मैंने कल रात उस अलौकिक श्वेत गाय को यहां रोते देखा है। उसके आंसू जमीन को जला रहे थे। उसने कहा था कि अगर इस पर कुल्हाड़ी चली तो ये मिट्टी हमारा लहू पिएगी। मान जाइए सरपंच जी, कुदरत का सब्र मत आजमाइए। वो जब पलटती है तो संभलने का मौका नहीं देती। हटाओ इस सिरफिरे को, इसकी बातों में पागलपन का जहर है। मोहन, तू हमारी तरक्की की राह का पत्थर बन रहा है। शेरू, गब्बर, इसे घसीट कर ले जाओ और तब तक काल कोठरी में बंद रखो जब तक ये पेड़ मिट्टी में न मिल जाए। 2 हट्टे कट्टे लठैत आगे बढ़ते हैं और मोहन को बेरहमी से घसीटने लगते हैं। मोहन की उंगलियां पेड़ की छाल को पकड़े रहने की कोशिश करती हैं, जिससे उसके नाखूनों से खून निकलने लगता है। दूर घसीटे जाते हुए, रघु भैया, श्याम भैया, आज तो रुक जाओ। अपनी जमीन के लिए लड़ना छोड़ो, वरना कल न जमीन बचेगी न तुम। ये पेड़ गिरेगा तो आसमान फटेगा। कालिया, अब और इंतजार नहीं, चला अपनी कुल्हाड़ी। कालिया मजदूर ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी और ठंडी सांस भरी और अपने भीतर के डर को दबाते हुए पूरी ताकत से कुल्हाड़ी बरगद के उस प्राचीन तने पर दे मारी। जैसे ही कुल्हाड़ी की धार लकड़ी के सीने में उतरी, पूरा गांव एक पल के लिए कांप उठा।
पेड़ से लकड़ी के बुरादे की जगह लाल रंग का एक गाढ़ा तरल जैसे खून हो रिसने लगा। आसमान में बिजली कड़की, जबकि कहीं कोई बादल नहीं था।